माइकल वाल्जर का न्याय सिद्धांत टॉपिक पर अब चर्चा करते हैं साथियों। पहले तो मैं सुना देता हूँ, आपको बहुत तनाव ना हो, ये सुना देता हूँ, सुन लेंगे ना? तो कौन यहाँ कौन बोलता? कुमार जी कुछ तो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोल दो। बोल ही नहीं रही, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बिजी हो, फोन देखने लग गए। बोल दीजिए एक बार। चलिए सुनाते हैं आप। माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवाद एक विचारधारा है जो मैंने बंधुता को महत्वपूर्ण मानती है। बंधुता को, है ना? तो बंधुता पर विशेष बल देती है। पर बल देती है बंधुता पर। देखो कहा था 3 प्रकार की विचारधाराएं। उदारवादी विचारधारा कहती है स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, समाजवादी कहती है समानता महत्वपूर्ण, और जबकि जो समुदायवादी विचारधारा वो कहती है बंधुता महत्वपूर्ण। वास्तव में देखा जाए तीनों चीजें महत्वपूर्ण, और हमारे गांधी जी तो समन्वय भी करते भी हैं कि वास्तव में वो कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों में समन्वय होना। उन्होंने भी जो आदर्श वाक्य रखा था उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों, याद है ना आपको? तो याद आ गया होगा। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों लक्ष्य का निहित थी, लेकिन उसमें समानता पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन तो तीनों को महत्वपूर्ण मानता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो माइकल वाल्जर जी कैसे हैं? समुदायवादी और बंधुता के साथ महत्वपूर्ण कर्तव्य, इसको मानेंगे कर्तव्य पालन। अब इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। 1900 में जन्म हुआ और अद्भुत विचार दिए, और वास्तव में एक विचारक ही थे। और ये मानव जाति को ध्यान में रखते हुए बंधुता पर विचार व्यक्त कर, और कह सकते हैं इनके जो विचार हैं उसमें गांधी की झलक भी है। इसे कह सकते हैं कि अमेरिका का गांधी, अमेरिका का गांधी। अब ये कहता क्या है? मैं न्याय सिद्धांत से ज्यादा तो इन्होंने बुक्स का भी बहुत सारी बुक्स लिखी, गांधी जी ने लिखी, ऐसे इन्होंने बहुत सारी लिखी, है ना? ओब्लिगेशन भी लिखी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल एक्शन भी लिखी, जस्ट एंड अनजस्ट वार भी लिखा, फिर बेसिकली उसके बाद इन्होंने अपना इक्वलिटी, जस्टिस और प्लुरलिज्म पे भी किताब लिखी डेविड मिलर के साथ मिलकर। फिर इन्होंने जो है द स्पीयर्स ऑफ जस्टिस किताब लिखी। फिर इन्होंने और बहुत ज़्यादा क्या है, वार पर भी किताब लिखी, वार पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी पर भी किताब लिखी। फिर थिक एंड थिन पर भी किताब लिखी, वो भी मल्टी कल्चर वाला जो विषय है, नैतिकता के सिद्धांत क्या है, उस पर भी लिखी। अब इन्होंने विचार क्या क्या दिए वो आपके लिए मैं बता देता हूँ। पहले न्याय सिद्धांत वाले नहीं बता रहा, पहले मैं आपको सिंपली विचार इनके बता रहा हूँ जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो ये क्या कहते हैं, तो जयपाल सात्र थे, एक अस्तित्ववादी विचारक थे। अस्तित्ववादी समझते हैं तो मानव के अस्तित्व को महत्व कहते हैं कि नैतिकता क्या है, भौतिकता क्या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है मानव का अस्तित्व। और मानव का अस्तित्व की नैतिकता में कि मानव को मानव होने के नाते पहचानी। अब सिंपल है कि मैं क्या हूँ इसका निर्धारण भी मैं कैसे। जयपाल छात्र बीइंग नथिंग नेशन में नोबेल पुरस्कार भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा था आप मेरी नॉलेज का निर्धारण नहीं कर। अब साथियों जैसे मैं क्या जानता हूँ, कितना बता सकता हूँ, आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड से मतलब है, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर से मतलब, को आरएस के एग्जाम से मतलब, लेकिन आप मेरी योग्यता का निर्धारण नहीं कर। आपका जुड़ना ना जुड़ना ये आपका व्यक्तिगत पहलू हो सकता है, लेकिन आप इससे मेरी योग्यता, आज योग्यता तो कहाँ मार्केट में खत्म हो जाती है। आज तो सिंपल सोशल मीडिया का युग आ गया और पेपर लीक का प्रकरण आ गया, तो उसमें तो आदमी बचता ही। भाई जो काम योग्यता है वो कितनी योग्यता कितनी है वो तो वही निर्धारित कर सकता है जब सामने वाला। तो मैं कहता भी हूँ भाई, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप 2 4 5 आकर डिस्कस, आप अकेले क्यों आते हैं? 5 आदमी साथ है। बहुत बड़े विद्वान है तो हम बताते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं, हम रात के इस कथन विश्वास करते। मैं कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा ज्ञानी जानता हूँ मैं कुछ। ज्ञान का घमंड तो नहीं हूँ। ये बेसिकली माइकल वाल्जर भी इसी तरीके से बातें करते।
गांधी से कहीं ना कहीं सत्ता रखते हैं। तो इन्होंने जो जयपाल सात्र से प्रभावित होकर डर्टी हैंड की गंदे हाथ की गंदे हाथ की संकल्पना की। गंदे हाथ की संकल्पना है कि आज जो नेता हैं बेसिकली सत्ता पाने के लिए कभी दंगे, कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे देते, कभी युद्ध का अपना देते हैं, कभी घुसपैठ की नीति अपना देते हैं। ये जो नीतियां हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की नीति, सांप्रदायिकता की नीति, सिर्फ सत्ता पाने के लिए हजारों व्यक्ति के हाथ कहते हैं गंदे हाथ हैं। ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं। आज वास्तव में आज मार्केटिंग के युग में व्यक्ति 1 रुपया अपना कमाने के 100 रुपये का। अब सिंपल है, जो सर्फ बेचने वाला हो या सिम है, तो उसको अपनी सिम बेचने के 1 रुपये के चक्कर में वो दूसरे व्यक्ति को ये नहीं देखता है कि मेरे को तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, इसको 100 रुपये का। ऐसे सर्फ बेचने वाला पता है उसको ये घटिया सर्फ है, किसी काम का नहीं है, लेकिन वही जो रटा रटाया बोलता है मात्र। ये सबको बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो सबके हाथ जो है गंदे हाथ सने हुए हैं। कहता है गंदे हाथ सने हुए, ये गंदे हाथ को हटाना होगा और ऐसे नेताओं को साइड दिखाना होगा। ये बेसिक ये बेसिक कल्पना कहते हैं, जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा के हाथ ठीक। और आज चुनाव की राजनीति के लिए जाति का सबूत। अभी जैसे राजस्थान में 2 बड़े नेताओं का आपने द्वंद्व देखा होगा, ट्विटर पर चल रहा है। बाद में पता चला कि वो जातिगत उठा रहे थे, एक अलग जाति के थे, दूसरे। बाद में पता चला कि जो ट्वीट कर रहा था वो खुद नहीं कर रहे थे, कि उनका कोई कंपनी कर रही थी। और हदप्रभ बात है, कंपनी दोनों ने एक ही ले रखी थी, तो ट्वीट करने का उनका काम, और एक ही व्यक्ति ऑपरेटर ही दोनों को ट्वीट करता। ये जनता में क्या मैसेज? जनता को तो जाति के रंग में रंगना चाहते हैं, ट्वीट कर करके उनको बताते हैं कि आप इस जाति के, यानी कि आप कहीं ना कहीं जाति का झगड़ा कराना चाहते हैं, लेकिन न्याय की बात नहीं करते। वास्तव में ऐसे लोग अपने सत्ता के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए, ये बेसिक ये कहते हैं माइकल वाल्जर। ऐसे लोगों से बचना चाहिए के हाथ रंगे हुए हैं। तो आज के नेता ऐसी कर अपने हाथ खून से रंग रहे। फिर वो एक किताब लिखते हैं, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। वो बताते हैं कि युद्ध, न्यायिक युद्ध क्या है और गैर न्यायिक युद्ध। भाई युद्ध भी 2 प्रकार का होता है। एक जस्ट वार होता है जो न्यायिक तरीके से होता है। सिंपल है, जब कोई आपके घर आक्रमण कर दे तो बदले में आप डंडा उठाएं, न्यायिक युद्ध। और आप सिर्फ अपना बचाव पर ध्यान देते हैं, उसको मारने पर ध्यान नहीं देते। अगर वो समझौता भी करना चाहते हैं तो आप समझौता भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो न्यायिक युद्ध की बात वो कहता है। युद्ध में नैतिकता के 3 पहलू हैं। युद्ध में तभी जाया जाए, युद्ध को प्रारंभ तभी किया जाए जब बिल्कुल ऐसे लगे अब सर पे आ गया है, अस्तित्व के संकट। तो इसी में वो कॉन्सेप्ट एक देते हैं, मैक्रो प्रोपोर्शनलिटी या मैक्रो अनुपातिका में कहते हैं, जब युद्ध में लाभ ज्यादा हो दिखाई दे, हानि कम दिखाई दे, तब युद्ध न्यायपूर्ण हो। जब लगे कि वास्तव में युद्ध से लाभ ज्यादा हो रहे हैं, तो हानि क्या कम हो रही है, तब करो। यानी कि आपको, आपके समाज को, पूरी मानव जाति को लाभ दिखाई दे कि वास्तव में इससे तो अगर हम लड़े नहीं तो हमें फिर ज्यादा हानि हो, हमारे समाज को हानि हो। तब ऐसी परिस्थितियों में अब युद्ध लाभप्रद है या नहीं है, इसका निर्णय भी पक्ष आयोग करना चाहिए कि आपके लिए वास्तव में बाकी चीजों से युद्ध। ये भी कहते हैं। फिर कहते हैं युद्ध में आचरण कैसा होना चाहिए। कहते हैं कभी भी युद्ध जो है आपको सिंपल सामान्य जनता पर अटैक नहीं करना। तो 42 में जो ब्रिटेन ने बम वर्षा की थी जर्मनी की,
पर उसकी भी आलोचना। फिर साथियों ये क्या है, कहते हैं निपटाव में भी नैतिकता अपनानी चाहिए। युद्ध के बाद जब शांति होती है, वहां पुनर्वितरण होता है या पुनरुत्थान का कार्य होता है, कहते हैं उसको भी बढ़ावा देना के पुनरुत्थान का कार्य करना चाहिए। फिर ये बेसिकली कहते हैं कि थिक और थिन के नाम पर नैतिकता, कठोर नैतिकता के, तो कहते हैं आतंकवादी जिस ऐसी समस्याओं पर भी, चाहे अलकायदा का हो, अमेरिका का अटैक हो, पर भी हमें नैतिक तरीके से विचार करना। वास्तव में वो ऐसे क्यों बने हैं, ये भी थोड़ा देखना चाहिए। अब ये नहीं खाली कठोरता की नीति अपनाएं, आप भी बदले में हमला करें वहां पर लोगों पर, भाई उन्होंने तो किया, आप भी तो वही आचरण करें। और फिर कहते हैं ग्लोबल लेवल पर देखें तो वास्तव में इजराइल पर भी देखें, अफ्रीका पर भी देखें, और अंदर भी देखें और बाहर भी देखें, सब जगह कहीं ना कहीं कठोरता है। ये कठोरता आई क्यों, इसमें लिबरलिटी क्यों नहीं आती है, तो मोरलिटी क्यों नहीं आती है, तो न्यूनतम मोरल के नियम तो सबको ही अपनाने चाहिए। अब कोई कब अपनाता है, कोई कब नहीं अपनाता है। वास्तव में अमेरिका पर अटैक किया, अमेरिका अब कहता है अब तो मैं बदला ही लूंगा, बदले की भाव, नैतिकता कहाँ थी भाई। अफगानिस्तान को सुधार करने की भावना नहीं थी, बाकी जगह सुधार करने की भावना नहीं थी, तो वो नैतिकता आनी चाहिए। इराक में आक्रमण की नैतिकता की भावना नहीं थी, सिर्फ क्या आतंकवाद को रोक। ये बहुत तरीके से विचार करते हैं और साथ में फिर न्याय का सिद्धांत भी देते, और जोन रोल्स की कमियों। चलिए साथियों, धीरे धीरे मैं नोट कराता हूँ, तो आप धीरे धीरे लिखना, तो आप परेशान मत होना, तो आप लिखें तो आराम से, है ना। माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं। जो बंधुता कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण मानते हैं। का जन्म तो 35 में न्यूयॉर्क में हुआ था। यह जॉन रोल्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपनी पुस्तक फियर ऑफ जस्टिस का सन 1983 है साथियों। ये राइट है, 85 नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह हो सकता है मैं भी बोलचाल की भाषा में 85 लिख दूं, लेकिन इसका एक्यूरेट जो है वो 1983 है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। स्पीयर ऑफ जस्टिस में न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये निम्न विशेष अब क्या क्या विशेषताएं बताते हैं। पहला सुन लीजिए, न्याय बहुलवादी विषय क्षेत्र पर आधारित।
अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने। शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में न्याय के नियम अलग अलग होने। देखो साथी, जैसे भाई राजनीति के क्षेत्र में कल्याण होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? कल्याण। और आर्थिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए? लाभ। न्याय का आधार क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सद्गुण। ये ध्यान रखना है भाई, राजनीतिक क्षेत्र में न्याय का आधार क्या हो? कल्याण। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र है ना। धार्मिक क्षेत्र में शांति, उन्होंने शांतिवाद को भी कहीं ना कहीं आधार बनाया था। शांति शांति। तो हर क्षेत्र में क्या है कि न्याय के नियम अलग अलग रहने। अब वास्तव में अगर लाभ का नियम राजनीतिक क्षेत्र में लागू करेंगे फिर वो राजनीति कुराजनीति हो जाएगी। और कल्याण का नियम अगर आर्थिक क्षेत्र में लागू करेंगे तो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। तो सब में कहता है न्याय के नियम क्या होने चाहिए? अलग अलग। दूसरी बात, बहुलवादी वस्तु क्षेत्र पर न्याय का नियम होना। आधारित न्याय होना। अर्थात अर्थात एक ही क्षेत्र की दो वस्तुओं पर न्याय के नियम अलग अलग होने। जैसे साथियों, एसी पर टैक्स अधिक होना चाहिए। रोटी ब्रेड पर क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई, एसी पर टैक्स अधिक हो सकता है। दोनों आर्थिक क्षेत्र की वस्तुएं, रोटी भी ब्रेड भी। टैक्स भी दोनों के लिए समान नहीं हो सकता। एसी पर टैक्स ज्यादा हो सकता है लेकिन रोटी और ब्रेड पर क्या होना चाहिए? कम। के बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता। तो कहते हैं एक ही क्षेत्र की दो अलग अलग वस्तुओं पर भी न्याय के नियम अलग अलग होने। हाँ, ये आपको है। बेटा कोई नहीं, सब अपने आप जोड़ लेंगे सचिन बेटा, आप टेंशन ना लो। आप सभी लोग जोड़ लेंगे अपने आप। तो सब लोग अपने आप काम कर लेंगे। सब न्याय के सब बच्चे हैं। मुझे विश्वास है कि आप तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरे लिए पुत्रवत हैं। ऐसे भी मैं तो इसमें आस्था रखता हूँ कि कहते भी हैं अगर टीचर का, शिक्षक का अगर पुत्र नहीं होता तो उसके पुत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मेरी दो बेटियां हैं तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा होना चाहिए, क्योंकि माँ मैं शिक्षक हूँ और मेरे तो बहुत सारे पुत्र हैं। तो वैसे भी लिखा है वेदों में, अगर किसी शिक्षक का पुत्र नहीं होता है तो उसे जो शिष्य है मुखाग्नि दे। वास्तव में आप तो बच्चों के समान, तनाव ना लीजिए। तो ये बातें आपको आगे देखिए। तीसरी विशेषता क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए।
ये कहता है माइकल वाल्जर कि जटिल समानता पर बल देता है। माइकल वाल्जर के अनुसार माइकल वाल्जर के अनुसार हमें सरल समानता का मतलब है सिंपल आरक्षण देना, जैसे जॉन रोल्स वाला, रोल्स का आरक्षण। इस स्थान पर जटिल समानता की नीति अपनानी चाहिए। जटिल समानता में जटिल समानता में आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ सेटिंग। पर बल देना चाहिए। जैसे साथियों, अभी ओबीसी के अंदर एमबीसी को आरक्षण दिया गया है, इसी प्रकार से एसटी के अंदर टीएसपी को आरक्षण दिया गया है श्रेणी का। आप एग्जाम्पल भी नोट है ना। तो जटिल समानता की बात करता है तो कहते हैं आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, तभी पहुंच पाएगा। अब एससी में भी बहुत सारे समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के आज भी पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें से अलग से सीट देंगे तो वो भी अपना विकास कर सकते हैं। ऐसा बेसिकली माइकल वाल्जर कहते हैं आरक्षण के अंदर आरक्षण पर क्या करो, आरक्षण के अंदर आरक्षण। आगे जो है अगला बात क्या कहते हैं, माइकल वाल्जर कहते हैं, माइकल वाल्जर के अनुसार का न्याय सिद्धांत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत समाज में लागू हो सकता है। अगली बात, अपने न्याय में सिद्धांत में वाल्जर बंधुता और कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण। अब ये बातें माइकल वाल्जर ने अपने न्याय सिद्धांत में कही थी, ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन साथियों कहते हैं वास्तव में माइकल वाल्जर का जो सिद्धांत है सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष में वाल्जर का न्याय सिद्धांत सैद्धांतिक रूप में तो अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं, क्योंकि बहुलवादी न्याय कैसे बनाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। अब कौन सा क्षेत्र कहाँ है, जैसे अब कोचिंग वाला है, अब इसको आर्थिक क्षेत्र की मान्यता है तो वास्तव में क्षेत्र है कि आर्थिक क्षेत्र निर्धारण करना भी बड़ा मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से
अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक ही आपको ध्यान रखना है, में गड़बड़ नहीं कर। तो बेटा एमपी से हैं शायद आप, और अच्छे बच्चे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। एमपी के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग कोर्स, राजेश जी, पांडे जी हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर के बच्चे वास्तव में पूरे भारत के जुड़े हुए हैं। मैं सभी का मान के साथ पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता ना आप, है ना, मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको क्लास में भी समझाने के लिए, फिर भी कोई परेशानी हो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मैं जहाँ तक संभव होता है कॉल करता हूँ। अब आगे देखते हैं माइकल वाल्जर के अन्य, माइकल वाल्जर के अन्य, ये भी थोड़ा ध्यान रखने हैं, यार बताऊंगा। पहला तो है गंदे हाथ की संख्या, डर्टी हैंड। ये किससे प्रभावित थे? जयपाल सात्र से। जयपाल सात्र से प्रभावित हो। वाल्जर लिखते हैं कि कुल संकल्पना भी जयपाल सात्र की है। ध्यान रखना, डर्टी हैंड की कुल संकल्पना पूछे, मौलिक संकल्पना इनकी, मैं लिख भी देता हूं फिर आप गलत नहीं करना है कुछ। मौलिक संकल्पना ये जयपाल सात्र की। अकर वाल्जर लिखते हैं कि जो नेता सत्ता के लिए युद्ध, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, के हाथ गंदे। क्या है? गंदे हैं सर, ये कहते हैं। आज वास्तव में देखा जाए नेता लोग कुछ भी नहीं करते, सत्ता चाहिए बस, तो सत्ता के लिए ये काम करते हैं, कहते हैं उनके हाथ क्या है? गंदे। ऐसे नेताओं को बढ़ावा नहीं देना, ये बेसिकली कहते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था? मूल्यों की बहुलता की अवधारणा दी। अब मूल्यों की बहुलता की आइजिया बर्लिन भी बात करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ आइजिया बर्लिन का प्रभाव देखते हैं। ये प्रभावित, आइजिया बर्लिन तो शिक्षातंत्रवादी थे ना, आइजिया बर्लिन से प्रभावित थे। इस संदर्भ में वाल्जर कहते हैं कि नैतिकता के मानदंड अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात नैतिकता के नियम
कठोर नहीं होने चाहिए। यानी होनी चाहिए कठोर। तो ये अलग अलग समाजों में अलग अलग नैतिकता क्या है, हर समाज अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। भाई निश्चितता क्यों लाते हैं? अमेरिका थोप रहा है अपनी नैतिकता, कहता है बाजारवाद अपनाओ तभी प्रगति होगी, नहीं तो आप अन्याय परख हैं। वास्तव में न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नैतिकता क्या है, हर व्यक्ति का अलग विषय है। तो कहते हैं बहुल होने चाहिए, कठोर होने चाहिए। फिर ये कहते हैं न्यूनतम नैतिकता की नीति अपनानी, मिनिमम मोरलिटी की। भाई नैतिकता के कुछ कम से कम नियम होने चाहिए, यानी कि ऐसे बहुत सारे नियम और कठोर रूप से लागू कर दें तो हर कोई अपने हिसाब से बताएगा। है ना? ये बेसिकली कहते हैं। तो न्यूनतम नैतिकता की नीति अपनानी चाहिए। कैसी अपनानी चाहिए? न्यूनतम नैतिकता की नीति, ये बेसिकली कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में क्या कहते हैं, नैतिकता के मानदंड क्या होने चाहिए, अलग अलग। अब कठोरता नहीं रहनी चाहिए, अगर कठोरता रहेगी तो समस्याएं भी आएंगी आगे। साथियों फिर ध्यान रखिए, ये क्या कहते हैं, युद्ध के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं युद्ध में भी नैतिकता के नियम पालन करना चाहिए। क्या लिखना है? न्याय पूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों, सिलेबस में डायरेक्ट है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जब उसका न्याय आ गया तो माइकल वाल्जर कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाना है, तो तब आप गड़बड़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। कौन सी किताब थी जिसमें देते हैं, जस्ट एंड अनजस्ट वार, एक बुक्स थी जस्ट एंड अनजस्ट वार। वाल्जर अपनी पुस्तक जस्ट एंड अनजस्ट वार 1977 में युद्ध में नैतिकता के 3 पहलू बताते हैं। पहला पहलू क्या है वो आपको ध्यान रखना है, फिर दूसरा पहलू, तीसरा पहलू युद्ध में जाने का अधिकार। इन पहलू में पहला पहलू क्या है, प्रथम पहलू है युद्ध में जाने का अधिकार। इसमें नियम देता है मैक्रो अनुपातिकता का नियम। कहता है युद्ध में तभी जाना चाहिए में लाभ युद्ध में जाने से अधिक हो, हानियां कम हो तब। अब इस लाभ हानि का निर्णय कौन करेगा, एक निष्पक्ष आयोग। व्यक्ति खुद तो हमेशा कहेगा मैं तो मजबूर था तो युद्ध किया, नहीं, एक निष्पक्ष आयोग तय करेगा कि वास्तव में आपकी मजबूरी ही थी। तो इसमें देखेंगे युद्ध से मजबूरी बस किया है, हमारी ऐसी कि हमको बहुत ज्यादा हानियां हो जाती, हमारे पास तो रास्ता ही नहीं था, तभी युद्ध अपनाना चाहिए। यानी कि अंतिम विकल्प की बात कर देता है। किसकी बात कर देता है, अंतिम विकल्प। कहते तभी अपनाओ, अब वैसे ना अनावश्यक रूप से अपनाओ। फिर युद्ध में आचरण, वित्तीय पहलू।
युद्ध में आचरण, युद्ध में आचरण क्या? नैतिक के नियम का पालन करते हुए सामान्य जनता पर आक्रमण नहीं। अब आप सिंपल जनता पर आक्रमण ना करो, जैसा कहता है 1942 में यूके ने किया था जर्मनी, जैसे 1942 में यूके ने जर्मनी पर किया था, वहां ये कहता है गलत नीति, क्या थी? गलत नीति। फिर आगे क्या कहता है युद्ध में आचरण के अलावा? युद्ध का निपटारा, और पुनर्विकास, क्या है? पुनर्निर्माण। यहां पर कहता है कि हर संभव प्रयास करना, विजय पक्ष को और सभी को अधिकतम प्रयास करने कि निपटारा हो जाए और पुनर्निर्माण ज्यादा से ज्यादा। ये माइकल वाल्जर कहते। तो माइकल वाल्जर ने युद्ध पर भी व्यापक विचार। प्रथम पहलू दोबारा से बताएं। बिल्कुल निकिता बेटा बताते हैं। युद्ध में जाने का अधिकार, युद्ध में यानी कि युद्ध को आप तभी मान्यता दें, युद्ध की नीति तभी अपनाएं जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो। जैसे सिंपल है कि हम चाहे 48 में थे, नेहरू जी ने पहले कोशिश की थी कि पाकिस्तान मान जाए, जब पता चला कि वो कश्मीर में घुस ही गया तो हमने 1962 में चीन का भी जो है कि नेहरू जी ने पहले वार्ता के लिए बुलाया तो लाई को, जाओ एन लाई को 1960 में, और उसके बाद भी चीन से कहता रहा कि आप शांति की नीति अपनाएं। लेकिन जब चीन ने आक्रमण ही कर दिया तो लास्ट में नेहरू जी को संसद में घोषणा करनी कि हम युद्ध का क्या करेंगे। सबसे ज्यादा बेटर उदाहरण आपको दिख रहा है ना आने का, 62 में हमारी स्थिति, हमने एकदम मजबूरी बस ही निर्णय लिया। चीन को हमने हर संभव प्रयास किया था रोकने का, लेकिन चीन माना ही नहीं, वो आगे ही बढ़ता रहा था। तो वास्तव में अंतिम विकल्प के रूप में जब अपनाए भाई, अब रास्ता ही नहीं, अब तो अस्तित्व संकट में आ गया। अब वास्तव में हमारा अस्तित्व संकट में आया कि नहीं आया ये आयोग बताएगा। उसके बाद बहुत सारे आयोग गठित भी होते, कोलंबो योजना, कोलंबो प्रस्ताव में बताया भी गया था, और पूरी दुनिया ने चीन की आलोचना की थी, इवन सोवियत संघ ने भी आलोचना की थी। इससे पता चलता है कि निष्पक्ष जो लोग थे, सोवियत संघ जैसे जो चीन के गुट में थे, वो भी चीन ने जो आक्रमण भारत पे किया था उसकी आलोचना करते। इसका मतलब भारत ने मैक्रो अनुपातिकता की नीति अपनाई थी। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड मैडम? अब सबको बेटा ये बात कहते हैं, जब हम अंतिम विकल्प के रूप में काम करते हैं तो वो वाली नीति। युद्ध में आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिक, यानी कि सामान्य जनता पर हमला नहीं, और युद्ध में निपटारा करने का कोशिश करनी चाहिए। भाई युद्ध खत्म हो रहा है तो निपटारा करो, अब उसको जो भी हारे वाले पक्ष को कुछ ज्यादा भी देना पड़े तो बस किसी तरीके से निपटारा होना चाहिए, और अधिकतम प्रयास करने पुनर्विकास कि वापिस सामान्य जीवन। अब यूक्रेन संकट के बाद यूक्रेन की हालत क्या है? यहाँ सबको प्रयास करने चाहिए भाई यूक्रेन का पुनरुत्थान हो जाए, वहां की जनता फिर से सामान्य जीवन जी जाए, ये वाली स्थिति। अब साथियों मैं इसकी कुछ बुक्स भी बता देता हूं कि आप ध्यान रखेंगे। वाल्जर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, वाल्जर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, ओब्लिगेशन है, जैसे एक नंबर है ओब्लिगेशन, तो आप ध्यान रख सकते हैं 70 में इन्होंने लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक आप कह सकते हैं। फिर पॉलिटिकल एक्शन, ये 71 की है, तो ये भी कुछ
इम्पोर्टेंट किताब आप कह सकते हैं कि वास्तव में काफ़ी हद तक फिर प्लुरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इकहत्तर है, ये 97 की है, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है। फिर वार पॉलिटिक्स एंड मोरलिटी, ये 2001 में इन्होंने लिखी है, ये भी आपको ध्यान। फिर एक थिक एंड थिन करके भी किताब लिखी थी, मोरल आर्गुमेंट नेशन एंड अब्रोड, ये करके, ये भी आप अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। थिक एंड थिन, मोरल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, एट होम एंड अब्रोड, भाई आज मोरलिटी क्या है, तो मिनिमम नियम होने चाहिए, कठोरता नहीं, मूल्यों की बहुलता होनी चाहिए, आपके नियम नहीं सब मानेंगे, ये बेसिकली वो कहते हैं। इतनी कठोरता भी नैतिकता के नियमों में जरूरत नहीं है, हर के नैतिकता के नियम अलग अलग हैं, वो हिसाब से करने दो उनको, तो आप अपने हिसाब से हीरो बनेंगे तो ठीक नहीं है, वो भी आप कहते हैं। ये 94 में लिखी थी। फिर इन्होंने डेविड मिलर के साथ किताब लिखी थी, डेविड मिलर के साथ, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, रखना चाहें। डेविड मिलर के साथ तो प्लुरिज्म करके किताब लिखी थी, प्लुरिज्म जस्टिस एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी 91 में। ये भी ध्यान रख सकते चाहें तो आप। फिर टुवार्ड ए ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ये भी ये नागरिक समाज की बात भी कर, टुवार्ड्स ग्लोबल सिविल सोसाइटी, यानी कि ऐसा नागरिक समाज होना चाहिए पूरी मानव जाति जिसमें जुड़ जाए, विश्व मानवता की बात करते हैं, विश्व मानवता। ये आपको जो छोटी छोटी बातें हैं ना, सारी आप पता रहनी चाहिए। आपको वाल्जर समझ आया होगा, और साथियों अब आगे फिर हम जुड़े रहेंगे, तो वाल्जर के साथ हम चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।